नमस्कार। मैं न सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। अब तक की कड़ियों में आपने सुना कि क्रिस मल्होत्रा जो IIMA में पढ़ता है, उसकी वहाँ पर मुलाकात अनन्या से होती है। अनन्या साउथ इंडियन लड़की है और क्रिस मल्होत्रा रहने को तो दिल्ली में रहता है, पर पंजाबी लड़का है। दोनों में आपस में प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनके मम्मी पापा के बीच में तकरार हो जाती है कन्वोकेशन के दिन, और वो दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, इसलिए एक दूसरे के रीति रिवाज परंपराओं से वाकिफ नहीं हैं और एक दूसरे को नापसंद करते हैं। ये सारी घटनाएं जो घटी हैं इस उपन्यास की, यह अहमदाबाद IIM या अहमदाबाद के इर्द गिर्द घटी हैं। अब आइए इसके 12वें कड़ी का वाचन करते हैं, जो दिल्ली से शुरू होता है, मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? माँ ने डाइनिंग टेबल पर भिंडी कतरते हुए पूछा। सिटी बैंक का अप्लाई फॉर्म भर रहा हूँ। मुझे 50 पेज भरने होंगे। वे सब कुछ जानना चाहते हैं, जैसे तुम्हारी माँ का जन्म कहाँ हुआ था। लाहौर से दिल्ली के रास्ते पर। तुम्हारी दादी माँ ने मेरी डिलीवरी पंजाबी बाग के करीब एक काम चलाऊ टेंट में कराई थी। मैं दिल्ली लिख देता हूँ तब। सिटी बैंक ज्वाइन करने से पहले मैं 2 महीने की छुट्टी पर घर आया था। अभी अप्रैल ही चल रहा था, लेकिन दिल्ली का तापमान अभी से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर चुका था। मेरे पास टाइम पास करने के लिए कोई खास काम न था, सिवाय अनन्या को दिन में एक बार कॉल करने या उसके कॉल का इंतजार करने के। मैं माँ के पास बैठा था, वे खाना पका रही थी। पापा अभी तक घर नहीं लौटे थे और किसी को ठीक से पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। शायद किसी को परवाह भी नहीं थी। क्या इसी फार्म में लोकेशन की चॉइस भी भरनी है? माँ ने पूछा। मैंने उसके हाथों को देखा। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए घर छोड़ा था, तब की तुलना में अभी उनके हाथ ज़्यादा झुर्रीदार थे। उन्होंने एक भिंडी को काटी और उसे बीच से चीर दिया। हाँ, मैंने कहा, तुमने दिल्ली ही चुना है ना? मैं चुप रहा। क्या? हाँ, मैं दिल्ली ही चुनूंगा, मैंने कहा। फोन की घंटी घनघनाई। मैं दौड़कर फोन उठाने पहुंचा। रविवार का दिन था और सस्ते STD रेट्स के कारण तय था कि अनन्या दोपहर को ही कॉल करेगी। हाय मेरे हनी बंच, अनन्या ने कहा। जाहिर है अभी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे गिर्द नहीं है, मैंने कहा। मैं धीमी आवाज में फुसफुसा रहा था, क्योंकि बगल में मेरी मम्मी थी और आंखें भले उन मम्मी की भिंडी पर थी, लेकिन उनके कान मेरी आवाज पर लगे हुए थे। यकीनन नहीं। कल वर्षा पुरुषी पूजा है, माँ उसके लिए सामान खरीदने गई है। वर्षा पुरुपी? हैं? अरे वर्षा पुरुपी तमिल न्यू ईयर, तुम्हें नहीं पता? ओह, पता क्यों न होगा, हैप्पी न्यू ईयर, मैंने कहा। और तुमने अपना सिटी बैंक फॉर्म भरकर भेज दिया ना? नहीं, फार्म में अभी कुछ और आइटम भरने हैं, मैंने कहा। तुमने चेन्नई को अपनी टॉप लोकेशन चॉइस दिया है ना? मैं चेन्नई ही लिखूंगा। बट मैंने फोन उठाया और माँ से उतनी दूर चला गया जितनी दूर लैंडलाइन का घुमावदार तार मुझे जाने दे सकता था। माँ को उम्मीद है कि मैं दिल्ली लिखूंगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। और तुम क्या चाहते हो? HLL ने मुझे चेन्नई में प्लेस किया है। मैंने तुम्हें कई हफ्तों पहले ही बता दिया था। इस तरह कैसे होगा? हो जाएगा, घबराओ मत। लेकिन यदि मैं चेन्नई गया तो वो जान जाएगा कि तुम्हारी वजह से वहां जा रहा हूँ। फाइन, तो उन्हें बता दो। कैसे? मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे कोई चॉइस नहीं दी है, नहीं तो मैं दिल्ली चली आती। आई मिस यू स्वेट्स और लॉट्स, प्लीज बेबी जल्दी आ जाओ। मैं किसी और का भी बेबी हूँ, वे मुझे देख रही हैं। अब मुझे फोन रख देना चाहिए। आई लव यू कहो ना प्लीज। आई डू। नहीं, प्यार से कहो प्लीज, बस एक बार। तीनों शब्द एक साथ। मैंने माँ की ओर देखा। उन्होंने भिंडियों का आखिरी ढेर उठाया और उन्हें एक गीले कपड़े से पोंछ दिया। उनके हाथ में चमकीला चाकू, जो मेरी लव स्टोरी में उनकी मौजूदा स्थिति का प्रतीक था, शाम की रोशनी में चमक रहा था। मूवीज आई लव, तुम्हें भी देखनी चाहिए। दैट्स नॉट फेयर। दूसरे छोर पर अनन्या ने झूठ मूठ का रूनी आवाज निकालते हुए कहा। बाय, मैंने कहा। ओके, लव यू, बाय।
उसने फ़ोन काट दिया। मैं डाइनिंग टेबल पर लौट आया। मैंने अपराध बोध से भरकर कुछ भिंडियाँ उठाईं और उन्हें गीले कपड़ों से पोंछने लगा। मद्रासी लड़की थी ना? अनन्या थी, मैंने कहा। उससे दूर रहो, वे लोग ब्रेन वॉश करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मॉम, मैं उसे पसंद करता हूँ। इनफैक्ट आई लव हर। मैं उससे प्यार करता हूँ। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, वे तुम्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं, माँ ने घोषणा करते हुए कहा। मुझे किसी ने नहीं फंसाया है मॉम, मैंने एक भिंडी को टेबल पर पटकते हुए कहा। वह बहुत अच्छी लड़की है, वह स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग है, उसके पास बहुत अच्छा जॉब है। उसे किसी को फंसाने की जरूरत क्या होगी? उन्हें नॉर्थ इंडियन पुरुष अच्छे लगते हैं। क्यों? भला नॉर्थ इंडियन पुरुष में ऐसा क्या खास है? क्योंकि वे गोरे चिट्टे होते हैं? यह तमिलों का कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स, मैंने धीरे से हंसते हुए कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा, माँ ने कहा। मॉम, उसने IIM में पढ़ाई की है, वो भारत की सबसे स्मार्ट लड़कियों में एक है। आप क्या बातें कर रही हैं? और आपने तो उसे देखा है, उसका रंग तो मुझसे भी गोरा है। गोरी साउथ इंडियन लड़कियां ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। श्रीदेवी और हेमा मालिनी को देखो। मॉम, अनन्या की तुलना श्रीदेवी और हेमा मालिनी से करना बंद कीजिए, मैंने जोर से कहा और टेबल पर रखे भिंडी से भरे प्याले को अपनी बांह से आगे सरका दिया। प्याले की ठोकर से उसके पास रखा चाकू माँ की अंगुली से जा टकराया। दर्द के कारण उनके चेहरे पर सीकन आ गई और उनके दाएं हाथ की अंगुलियों से खून के कतरे बहने लगे। मॉम, आई एम सॉरी मॉम, मैंने कहा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मुझे मार डालो, उस लड़की के लिए मुझे मार ही डालो, उन्होंने अपना रोना धोना शुरू करते हुए कहा। मॉम, मैं सॉरी। खून की एक बूंद मेरे सिटी बैंक फार्म पर गिर पड़ी। क्या यह अपनी माँ के साथ विश्वासघात करने का समय है? यू इडियट, मैंने सोचा। मैं फार्म में दिल्ली लिखने जा रहा हूँ, मैंने कहा। क्या? कुछ नहीं। बैंडेज कहाँ है? चिंता मत करो, भिंडी मैं बना दूंगा, मुझे मसाला दो। मैंने माँ को बैंडेज लगाई और उन्हें एक सोफे पर बैठा दिया। फिर मैंने टीवी चालू कर दी। मैं किसी चैनल पर एक ऐसा सीरियल ढूंढना चाहता था जिसमें बच्चों को अपने माता पिता के साथ बदतमीजी करते हुए न दिखाया जा रहा हो। इसके बाद 1 घंटे तक मैं भिंडियों में मसाला भरता रहा। तुम्हें पता है गैस कैसे स्विच ऑन की जाती है? लिविंग रूम में से माँ की आवाज़ आई। मैं किचन में माचिस खोज रहा था। मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूध की तरह गोरी पंजाबी लड़कियां दिखा सकती हूँ, उन्होंने कहा। उनका वॉल्यूम टीवी से भी तेज था। मैंने नज़रअंदाज कर दिया और कबर्ड में एक बर्तन ढूंढने लगा। क्या हमें मैट्रिमोनियल विज्ञापन देनी चाहिए? नीचे रहने वाली वर्मा आंटी ने विज्ञापन दिया था। उन्हें 50 रिस्पांस मिले, जबकि उनका बेटा डोनेशन कॉलेज में है। तुम्हें तो 500 रिस्पांस मिलेंगे, माँ ने कहा। रहने भी दो माम, मैंने कहा। मैंने गैस स्टोव जलाया और उस पर पैन रख दिया। फिर उसमें थोड़ा सा खाने का तेल डाला और जीरा ढूंढने के लिए ड्रावर खोला। जीरा वही था। 7 साल पहले जब मैंने कॉलेज के लिए घर छोड़ा था, तब भी जीरा वही हुआ करता था। एक्चुअली एक लड़की है मेरे मन में। तुमने पम्मी आंटी की बेटी को देखा है? नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहता, मैंने कहा। रुको, माँ ने कहा। अचानक वे हरकत में आ गई थी। मैंने उन्हें अपने बेडरूम में गोदरेज कबर्ड खोलते सुना। वे किचन में एक वेडिंग एल्बम ले आई। फ्लेम कम करो, उसे जला डालोगे? और तुमने एग्जॉस्ट चालू क्यों नहीं किया? उन्होंने मेरे हाथ से चमचा छीना और काम में जुट गई। वे सख्त हाथों से भिंडी चलाने लगीं। फिर उन्होंने कहा, यह एल्बम खोलो। बारात में घोड़े के पास नाच रही इस लड़की को देखो। मॉम, मैंने विरोध स्वर में कहा। कभी कभी मेरी भी सुन लिया करो। क्या मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पर जयललिता के परिवार से नहीं मिली थी क्या? कुछ नहीं, फोटो देखो। मैंने एल्बम खोला। वह मेरी कजिन डिंकी की शादी का एल्बम था। एल्बम के शुरुआती 5 पेज दुल्हा दुल्हन के चेहरे के शॉट्स से भरे पड़े थे, जिन्हें तरह तरह के कैलाइडोस्कोप कॉम्बिनेशन में और दिल के आकार की फ्रेम्स में दिखाया गया था। मैं एल्बम के पन्ने पलटता गया और वहां पहुंच गया जहां घोड़े के साथ वाली तस्वीरें थी। मैंने गुलाबी लहंगे वाली लड़की को देखा। उसके छितराए बालों के कारण उसका चेहरा बमुश्किल ही नजर आ रहा था।
वहाँ कोई डांस स्टेप कर रही थी, उसके हाथ ऊपर उठे थे और उसकी तर्जनी आकाश की ओर तनी हुई थी। है ना सुंदर। माँ ने दूसरा गैस स्टोव जलाया और रोटियां बनाने के लिए उस पर तवा रख दिया। फिर वे आटा गूंथने लगी। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने कहा। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, और हाँ, जब तक मैं रोटी बनाऊं तुम भिंडियों को चलाते रहना, उन्होंने मेरे हाथ में चमचा थमाते हुए कहा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता मॉम, बस एक बार। उसमें ऐसा क्या खास है? उनके 6 पेट्रोल पंप हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी केवल 2 बेटियां हैं, यानी हर दामाद को 3-3 मिलेंगे। जरा सोचो। क्या? मैंने कल्पना की कि मैं गैस स्टेशन में बैठा हूँ। हाँ, वे लोग बहुत पैसे वाले हैं। पेट्रोल पंप नगद बिकते हैं और खूब सारा काला धन। और लड़की क्या करती है? क्या वो पढ़ी लिखी है? लड़की कुछ कर रही है। आजकल वो पत्राचार से भी ग्रेजुएशन किया जा सकता है ना। ओह, तो कॉलेज भी नहीं जाती है? कॉलेज की डिग्रियां तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है मॉम। पॉइंट यह नहीं है। मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकता कि आप मेरी शादी किसी 12वीं पास से करवाना चाहती हैं। हम एजुकेटेड पंजाबी लड़कियां भी देख सकते हैं। तुम्हें डॉक्टर्स पसंद है? नहीं, मुझे कोई भी पंजाबी लड़की पसंद नहीं है। तुम्हारी माँ भी पंजाबी है? माँ ने अपसेट होते हुए कहा। ये बात नहीं है मॉम, मैंने कहा और दही निकालने के लिए फ्रिज खोला। मैं कोई भी लड़की नहीं देखना चाहता, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तुम उस मद्रासी लड़की से शादी करोगे? माँ ने पूछा। अनन्या के बारे में जानने के बाद से वह पहली बार इतनी ज्यादा शॉक्ड लग रही थी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, समय आने पर ऑफ कोर्स। माँ ने तवे पर रोटी पटकी और अपना माथा पीट लिया। चलो खाना खा लेते हैं, मैंने निराशा के इस प्रदर्शन को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हमने लिविंग रूम में काफ़ी टेबल पर खाना रखा और टीवी के सामने बैठ गए। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। ओह नो, तुम्हारे पापा आ गए, माँ ने कहा। टीवी बंद कर दो। इट्स ओके, मैंने कहा। माँ ने मुझे सख्त नज़रों से देखा। मैंने अनमने ढंग से टीवी बंद कर दी। माँ ने दरवाज़ा खोला। पापा भीतर आए और मुझे देखा। मैं मुड़ा और टेबल की ओर चला आया। लंच? माँ ने पूछा। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे डाइनिंग टेबल तक आए और खाने का मुआयना किया। तुम इसे खाना कहती हो? उन्होंने कहा। मैंने उन्हें घूर कर देखा। माँ को यह बनाने में 3 घंटे लगे हैं, मैंने कहा। माँ ने उनके लिए एक प्लेट निकाली। मैं यह खाना नहीं खाना चाहता, पापा ने कहा। आप यह क्यों नहीं कहते कि आप पहले ही कहीं और खा चुके हैं? मैंने फिर दखल दिया। अब पापा ने मुझे घूर कर देखा और फिर माँ की ओर मुड़े। यह तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। सभी डिग्रियां जाएं भाड़ में, आखिर में तुम्हें बस यही मिलना है। यही, और साथ में सिटी बैंक जॉब भी, जिसकी बदौलत मुझे शुरुआत में ही आपसे 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। मैं यह कहना चाहता था लेकिन कहा नहीं। मैंने अपना सिटी बैंक फार्म अपनी तरफ खींच लिया। पापा ने टीवी के ऊपरी हिस्से को छू कर देखा। यह गर्म है। टीवी कौन देख रहा था? मैं देख रहा था। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द ही घर से चले जाओगे, पापा ने कहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही दुनिया से चले जाएंगे, मैंने मन ही मन कहा और अपनी प्लेट उठाकर कमरे के बाहर चला आया। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटा नींद का इंतजार कर रहा था। मेरा मन भटक रहा था। एक तरफ मुझे कैंपस के वह खूबसूरत दिन याद आ रहे थे जब मैं अनन्या के साथ होता था, उसके बाल मेरे चेहरे को सहलाते रहते थे। दूसरी तरफ मुझे शाम को पापा के साथ हुई बहस याद आ रही थी। माँ कमरे में आई और उन्होंने लाइट जला दी। मैंने बात कर ली है, परसों हम पम्मी आंटी के यहाँ जाएंगे। माम, मैं नहीं जाऊंगा। चिंता मत करो, मैंने उन्हें केवल यही कहा है कि हम चाय पर आ रहे हैं। देखना, तुम्हें देखने के बाद वे ही पहले बात चलाएंगी। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा। अरे, केवल स्नैक्स के लिए चलते हैं। वे लोग बहुत पैसे वाले हैं, मामूली मेहमानों को भी काजू किशमिश परोसते हैं। मॉम, मुझे वहां जाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगेगा। क्या यह वजह काफी नहीं है? उन्होंने कहा। मैंने उनकी झुर्रीदार हाथों को देखा जिस पर बैंडेज बंधी थी। ओके, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा और बिस्तर पर पसर गया। अब मुझे सोने दो। बहुत अच्छे, उन्होंने कहा और बत्ती बुझाकर कमरे से बाहर चली गई। मैं फिर अपने साउथ इंडियन लड़की के ख्यालों में खो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 2 स्टेट्स के
12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। अब आप सुनेंगे इसके 13वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। पम्मी आंटी पीतमपुरा में रहती थी, जहां अच्छी खासी तादाद में पंजाबियों का डेरा था। इस इलाके की हर गली में ताजमहल से ज्यादा संगमरमर था। हर कूचे से टमाटर के साथ पकाए जा रहे पनीर की महक आती थी। हमने ऑटो बुलवा लिया, क्योंकि पापा ने हमें कार ले जाने की इजाज़त नहीं दी थी। माँ ने ऑटो ड्राइवर से कुछ घर आगे ही रुक जाने को कहा। हम पम्मी आंटी को यह नहीं बता सकते थे कि हम कार से नहीं आए हैं। उनकी एक मीटिंग थी, उन्होंने हमें बाहर ड्रॉप किया और चले गए। जब पम्मी आंटी दरवाजे पर हमें लेने आई तो माँ ने उनसे कहा, उन्हें थोड़ी देर के लिए तो आना चाहिए था, एक कोल्ड ड्रिंक पीकर ही चले जाते। पम्मी आंटी ने कहा और हमें भीतर ले गई। पम्मी आंटी का वजन अमूमन उनके दशक के अनुरूप रहता आया था और यह सिलसिला 90 के मौजूदा दशक तक चला आया था। 37 साल पहले वे मिस चंडीगढ़ रह चुकी थीं। यह खिताब जीतने के फौरन बाद एक अमीर कारोबारी ने उनसे शादी कर ली और उन्हें एक्स्ट्रा शान शौकत और एक्स्ट्रा कैलोरीज वाली एक जिंदगी मिली। आज उनका वजन 37 साल पुरानी मिस चंडीगढ़ स्पर्धा की तीनों फाइनलिस्टों के कुल वजन से भी ज्यादा है। हम 5 सीढ़ियां चढ़कर उनके लिविंग रूम पहुंचे। पम्मी आंटी को सीढ़ियां चढ़ते समय परेशानी हुई थी। आखिरी कदम उठाते समय उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, आह मेरे घुटने। तुम आजकल मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हो ना? माँ ने पूछा। कहाँ कविता जी, गर्मी कितनी है, फिर सुबह सत्संग भी तो होते हैं। अच्छा बैठो, पम्मी आंटी ने हमसे कहा और अपनी नौकरानी को खास शरबत लाने के लिए कहा। हम लाल मखमली सोफे में धंस गए। उसका स्पंज बेस 2 फीट गहरा रहा होगा। एक्चुअली यदि तुम सत्संग तक भी पैदल जाओ तो यह अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, माँ ने कहा। 6 कारें हैं कविता जी, ड्राइवर फालतू बैठे रहते हैं, ऐसे में पैदल चलना भला कैसे होगा? पम्मी आंटी ने कहा। वे एक बेहतरीन पंजाबी हुनर का प्रदर्शन कर रही थी। बातों बातों में अपनी धन दौलत का बखान कर देना उनकी आदत थी। माँ ने मेरी ओर मुड़कर उनके शब्दों को दोहराया। 6 कारें क्रिस, सुना तुमने? इनके पास 6 कारें हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। शायद मुझे यहाँ उनके पास 6 कार होने की सराहना करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वे लगातार मेरी तरफ देखे जा रही थी, इसलिए मैं केवल इतना ही कह पाया, कौन सी कारें हैं आंटी? मुझे तो पता नहीं, मेरे हस्बैंड को पता है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक होंडा खरीदी है। कितने में? माँ ने पूछा। पंजाबियों के लिए यह भी लगभग एक शिष्टाचार है कि अपनी धन दौलत की डींगे हाँक रहे किसी व्यक्ति को और डींगे हाँकने के लिए प्रेरित किया जाए। 7 लाख प्लस 30,000 रुपये स्टीरियो चेंज करवाने के, पम्मी आंटी ने कहा। वाह, माँ ने कहा। इसका भी सिटी बैंक में जॉब है, 4 लाख रुपये सालाना तनख्वाह है। किसी भी गैर पंजाबी को माँ की यह बात बेतुकी लग सकती थी, लेकिन किसी पंजाबी के लिए यह बिल्कुल तर्कसंगत बात है। आखिर लाखों में बात जो हो रही थी। गुड, तुम्हारा बेटा तो बहुत लायक निकला, उन्होंने कहा। मुझे लगा कि पैसा कमा लेना ही लायकी का पैमाना है, क्योंकि उन्होंने मेरे आईक्यू के बारे में कुछ नहीं पूछा था। सब आशीर्वाद है पम्मी जी, माँ ने कहा। ना ना, पम्मी आंटी ने कहा, मानो मेरे द्वारा जॉब पाने में अपनी संभावित भूमिका पर कुप्पा हो रही हूं। हम अगले 1 मिनट तक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। फिर पम्मी आंटी ने पूछा, ड्राई फ्रूट्स? अरे नहीं 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 पम्मी जी, आप भी क्या तकल्लुफ करने लगी, माँ ने आनाकानी करते हुए कहा। रानी, जरा काजू और दुबई वाले पीडू खजूर लेकर आना, पम्मी जी ने चिल्लाते हुए कहा। मेरी माँ ने अंतर्राष्ट्रीय मेवों की सराहना में अपना सिर हिलाया। हमारी डॉली कहाँ है? माँ ने पूछा। 3 गैस स्टेशन की मालकिन पर अपना हक जताने से वे जरा भी नहीं झिझकी। और कहाँ होगी, यही है। डॉली, पम्मी आंटी ने इतनी जोर से चीखी कि उनकी आवाज बड़ी आसानी से हाइड्रोकार्बन फडेड मैसन की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई होगी। नौकरों को हुक्म दिया कि वे डॉली को नीचे बुला लाएं। उसे नहाकर तैयार होने में एक मुद्दत लग जाती है। पम्मी आंटी ने झूठ मूठ का गुस्सा जताते हुए कहा।
उन्होंने मुट्ठी भर काजू उठाए और मेरे हाथों में जबरदस्ती थमा दिए। पम्मी जी, अगर हमारी बेटी सजना संवरना पसंद करती है तो उसे ऐसा करने से रोकिए नहीं, माँ ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे डॉली ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। कौन जानता है कि वह किसका घर रोशन करेगी। हमारी तो बस 2 बेटियां हैं। हमारा सब कुछ उन्हीं का है, पम्मी जी ने कहा। सब कुछ कहते समय उन्होंने अपनी बाहें फैला दी थी। हाँ, सोफे, मार्बल, काफ़ी टेबल, कलाकृतियाँ, पंखे, एयर कंडीशनर्स, यह सब उनकी बेटियों के भावी पतियों का ही तो था। मुझे मानना पड़ेगा कि पल भर को मुझे भी लगा कि मुझे इस पूरे घर के आधे हिस्से का मालिक बनने का माँ का विचार कहीं सही तो नहीं। लेकिन अगले ही पल अनन्या को गवा देने का विचार मेरे मन में आया। नहीं, मैं दुनिया भर के काजुओं और नगद रकम की कीमत पर भी अनन्या को नहीं गवा सकता। काश पम्मी आंटी मुझे अनन्या के साथ इसी घर में रहने की इजाज़त दे देती। डाली तेज कदमों से नीचे उतरी। उसके आने के 30 सेकंड पहले ही उसके परफ्यूम की खुशबू हम तक पहुंच गई थी। हेलो आंटी जी, डाली ने कहा और मेरी माँ को कसकर गले लगा लिया। हमारी बिटिया कितनी खूबसूरत हो गई है, माँ ने अचरज जताते हुए कहा। डाली और मैंने हल्के से सिर हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। उसने वाइन रेड सलवार कमीज पहन रखी थी जिस पर खड़ी सुनहरी धारियां थीं। वह बेहद गोरी थी और मेरी माँ सही थी, क्योंकि उसे देखकर मुझे दूध का ख्याल आया। वह भरे पूरे बदन वाली लड़की थी। अलबत्ता उसे मोटी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि भारी छातियां पम्मी आंटी की ही तरह थीं। और उसे देखकर मैं सोचने लगा कि ये महिलाएं आखिर किस तरह अपने बच्चों का दम घोटे बिना उनका दूध छुड़ा पाती होंगी। डॉली, आजकल तुम क्या कर रही हो? माँ ने पूछा। बीए पास कर लिया है आंटी, पत्राचार से। यह भी बताओ ना कि तुम कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हो, पम्मी आंटी ने कहा और फिर मेरी माँ की ओर मुड़ते हुए कहा। और स्नैक्स लीजिए। डाली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि बात अब एक ज़्यादा दिलचस्प विषय पर केंद्रित हो चुकी थी और वह था खान पान। नहीं पम्मी जी, इतना ही काफ़ी है, माँ ने कहा। जाहिर है कि वे एक तरह से हमें स्नैक्स और परोसे जाने की चुनौती दे रही थी। क्या कह रही हैं आप? आप लोग खाने के समय नहीं आए थे, इसलिए मैंने जरा हैवी नाश्ते का इंतजाम करवा दिया है। राजू, नाश्ता ले आओ, और हाँ, लाल और हरी दोनों तरह की चटनियाँ लाना मत भूलना, उन्होंने ऊंची आवाज में अपने नौकर को हुक्म सुनाया। राजू और दूसरे नौकर एक विशालकाय ट्रे लेकर आए, जिसमें समोसे, जलेबियाँ, छोले भटूरे, मिल्क केक, कचौरियाँ और यकीनन लाल और हरी चटनियाँ भी थीं। टेबल पर 20,000 कैलोरीज पसरी हुई थी। अरे, आपको इतना तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, माँ ने कहा। साथ ही उन्होंने नौकर को उनकी तरफ जलेबियां बढ़ाने को भी कहा। कुछ नहीं जी, यह सब तो केवल चखने के लिए ही है। आपको तो डिनर के वक्त आना चाहिए था। मुझे लगा कि यदि मैंने अभी डाली से बातचीत शुरू नहीं की तो मुझे उल्लू समझा जाएगा। आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर रही हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ईमेल? पता नहीं, अभी तो बस शुरू किया है। निश्चित ही ये सारे प्रोग्राम तो बहुत चैलेंजिंग जान पड़ते हैं, मैंने कहा। यह कहते ही मुझे अपने शब्दों के पीछे छिपे कटाक्ष के लिए खेद का अनुभव हुआ। मेरे सभी दोस्त कह रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ। यदि बहुत मुश्किल लगी तो छोड़ दूंगी। आप तो ये सारी चीजें जानते होंगे ना? थोड़ा बहुत, मैंने कहा। डॉली और मेरी बात शुरू होते ही माँ और पम्मी आंटी की बातचीत रुक गई। लेकिन जैसे ही डॉली और मुझे महसूस हुआ कि उन दोनों की नज़रें हम पर जमी हुई हैं, हम चुप हो गए। अरे भाई, तुम दोनों तो अपनी बात जारी रखो, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा और पम्मी जी की ओर देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर कुटिल ढंग से मुस्कुराई। फिर उन्होंने एक दूसरे को कुछ इशारा किया, हाथ बांधे और ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए ऊपर देखने लगी। डाली ने मेरी माँ को देखा और मुस्कुरा दी। आंटी जी, आप चाय लेंगी? उसने पूछा। नहीं जी, हम तो अपनी बिटिया से कोई काम नहीं करवाएंगे, मेरी माँ ने कहा। यहाँ काम से उनका आशय था गला फाड़कर नौकरों को हुक्म देना। राजू, चाय लाना, डाली ने जोर लगाकर कहा। मेरी माँ ने उससे स्नेह भरी नज़रों से निहारा। माँ आखिर अनन्या को एक बार भी ऐसी नज़रों से क्यों नहीं निहार पाई थी। बेटा, चाय लोगे? पम्मी आंटी ने मुझसे पूछा।
मैंने सिर हिला दिया। मैं जानता हूँ आजकल के लड़के लड़कियाँ चाय के बजाय कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉफ़ी बनवाऊँ? 1 मिनट। अरे डॉली, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर वह जो नई कॉफ़ी शॉप खुली है उसका क्या नाम है? अरे वहीं जहाँ बहुत महंगी कॉफ़ी मिलती है। बरिस्ता माम, डॉली ने बड़े अंग्रेजी अंदाज में कहा। आखिर उसे किसी ट्रेंडी चीज़ के बारे में बताने का मौका जो मिल रहा था। हाँ हाँ वही, जरा इन्हें अपनी होंडा से वहाँ ले जाओ। देखो जी, एक्चुअली हम लोग जरा मॉडर्न हैं, उन्होंने कहा। मॉडर्न होना तो बड़ी अच्छी बात है जी, हम कौन से ओल्ड फैशन हैं। जाओ क्रिस, एंजॉय, माँ ने कहा। यकीनन तमिलों से नफरत करना तो बिल्कुल ओल्ड फैशन नहीं था। मैं उठ गया। इसकी बड़ी वजह तो यही थी कि मैं यहाँ से पीछा छुड़ाकर नई होंडा की सवारी करना चाहता था। डाली, यहाँ आओ। पम्मी जी ने डाली को अपने पास बुलाया और वह किया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने ब्लाउज में हाथ डाला, मानो वह एटीएम हो, और नोटों की एक गड्डी बाहर निकाली। मैं सोचने लगा कि क्या उन्होंने वहाँ क्रेडिट कार्ड भी रखे होंगे। डॉली ने गड्डी ले ली और बिना गिने अपने गोल्डन हैंडबैग में रख दिया। हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंचे, जहां हर तरफ सलवार कमीज की दुकानें, ब्यूटी पार्लर और एसटीडी बूथ थे। डाली अपने फेवरेट बुटीक पर जाने की जिद कर रही थी। वह आधे घंटे तक अपने लिए कपड़े पसंद करती रही। मैंने सोचा कि किसी एसटीडी बूथ से अनन्या को कॉल करना ठीक रहेगा या नहीं। फिर मैंने यह विचार त्याग दिया। मैं दुकान में ही टहलता रहा और पंजाबी माताओं को अपनी बेटियों के साथ दर्जनों सलवार कमीज खरीदते देखता रहा। सभी बेटियां छरहरी और सभी माएँ थुलथुल थीं। इस बुटीक की खासियत यह थी कि यहाँ हर साइज के कपड़े मिल जाते थे। हेल्दी फिगर की रेंज इधर है, एक सेल्समैन ने एक माँ को सही दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। डाली ने 3 सूट लिए और अपनी नोटों की गड्डी में से भुगतान किया। अच्छे सूट है ना? उसने अपना बैग खोलकर दिखाते हुए कहा। नाइस, मैंने कहा। हम बरिस्ता पहुंचे। बाहर सूर्य तमतमा रहा था और तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आंकड़े को छू रहा था। बारिस्ता की एयर कंडीशनिंग और सुकूनदेह म्यूजिक से राहत मिली। एक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, डाली ने ऑर्डर किया। आप क्या लेंगे? मैंने भी यही ऑर्डर कर दिया। हम एक काउच पर बैठे थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे बीच ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रहे। हमारे सामने टीवी पर कोई म्यूजिक चैनल चल रहा था। हम चुपचाप उसे देखते रहे। मैंने इससे पहले कभी किसी आईटीएन से बात नहीं की। कुछ देर बाद उसने कहा, इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने कहा। उसने अपनी बैठने की जगह बदली तो कपड़ों का बैग नीचे गिर गया। उसने उसे उठा लिया। सॉरी, मैं हाई फाई लोगों के सामने नर्वस हो जाती हूँ, उसने कहा। नर्वस मत हो, मैंने कहा, अपनी कॉफी का मजा लो। तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है ना, साउथ इंडियन? क्या? मैं अपनी सीट से उछल पड़ा। तुम्हें किसने बताया? किट्टू ने, उसने कहा। किट्टू मेरी फर्स्ट कजिन और सिप्रा मासी की बेटी थी। किट्टू के पिता पम्मी आंटी के कजिन थे। इन मायनों में डॉली मेरी तीसरी या चौथी कजिन थी, हालांकि हमारा खून का नाता नहीं था। किट्टू? उसे कैसे पता चला? उसे सिप्रा मौसी ने बताया होगा, और सिप्रा मौसी को तुम्हारी मम्मी ने बताई होगी, और अब पूरा खानदान यह जानता होगा, मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। शायद। तुम उसके बारे में और क्या जानती हो? कुछ नहीं, डॉली ने कहा और अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली। बताओ ना। अरे थोड़ा बहुत, यह कि वह बहुत लड़ाकू और होशियार है और तुम पूरी तरह उसके कब्जे में हो। लेकिन साउथ इंडियन लड़कियां तो ऐसी होती ही हैं, है ना? तुम किसी साउथ इंडियन लड़की को जानती हो? नहीं, डाली ने अपनी स्ट्रा को घुमाते हुए कहा। सॉरी, मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहती थी। वैसे तुम लोग सीरियस हो या बस टाइम पास? मैंने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। हाउ अबाउट यू? आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं, कभी नहीं, उसने लगभग सौगंध खाते हुए कहा। टाइम पास भी नहीं? उसने मेरी ओर देखा। मैं फ्रेंडलीनेस दिखाने के लिए उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बस कॉलोनी का एक लड़का है, लेकिन प्लीज मॉम को मत बताना, अपनी मम्मी या किट्टू को भी मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा। उसने वैलेंटाइन डे पर मुझे एक टेडी बियर दिया था। क्यूट, मैंने कहा। क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? उसने पूछा, जैसे कि उस साउथ इंडियन लड़की को।
मैंने खूब सोचा कि मैं बिना उसके सवाल का जवाब दिए या सच कैसे बता दूं कि अनन्या के साथ हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में 2 साल तक रहा हूं। नहीं, मैंने कहा, ओके, क्योंकि यह लड़का बार बार मुझसे किस करने को कह रहा था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। तो मुझसे कैसे मिली? यह एक बहुत स्वीट कहानी है। एक बार उसका हमारे यहाँ रॉन्ग नंबर लग गया था और फिर हम बातें करने लगे। मैं उससे केवल एक ही बार मिली हूँ। तुम्हारा एक ऐसे लड़के से अफेयर चल रहा है जिसका तुम्हारे यहाँ रॉन्ग नंबर लग गया था। मैंने उसे अभी तक अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, लेकिन लुधियाना में हमारी एक दीदी है जिनकी शादी एक ऐसे ही लड़के से हुई है जिसका उनके यहाँ रॉन्ग नंबर लग गया था और उनके 2 बच्चे हैं। वाह, मैंने कहा। मैंने सोचा कि क्या मुझे अपनी कॉफ़ी जल्दी से गटक जानी चाहिए ताकि हम यहाँ से जल्दी से निकल सकें। क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? डॉली ने पूछा। क्या तुम्हें पता है हमें यहाँ क्यों भेजा गया है? मैच मेकिंग के लिए। डॉली, मैं अनन्या के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। अच्छा तो ये है, उसका बहुत प्यारा नाम है। थैंक्स, और वह बहुत प्यारी भी है। मैं उसके साथ इन्वॉल्व हूँ। सॉरी, मेरी मम्मी मुझे यहाँ खींच लाई। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने उसे किस नहीं किया है। मैंने झूठ कहा था। हम 2 साल तक साथ साथ रहे हैं, लेकिन प्लीज ये किसी को मत बताना। साथ में रहे थे? उसकी भौहें तन गई। मतलब साथ में? तुम्हारा मतलब है कि तुम सब कुछ कर चुके हो? इस बारे में बात करना जरूरी नहीं है। मैंने तुम्हें केवल इसलिए बताया ताकि मेरे द्वारा तुम में दिलचस्पी नहीं लेने पर तुम बुरा महसूस न करो। 2 साल? वो प्रेग्नेंट नहीं हुई? डॉली, स्टॉप प्लीज। कॉफी के लिए थैंक्स, लेकिन मैं उसे भूलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। डॉली ने अपने बाल खोलते हुए कहा, जो कि उसकी कमर तक आते थे। क्या? मुझे पता है कि लड़के क्या चाहते हैं। नहीं, तुम्हें नहीं पता है। और रॉन्ग नंबर से हमेशा दूर रहने की कोशिश करना। हम बरिस्ता से निकले और उसकी लंबी चौड़ी होंडा में सवार हो गए। मैंने सोचा कि यह होंडा मेरी भी हो सकती है, बशर्ते प्यार जैसी स्टूपिड चीज में मेरा भरोसा नहीं होता। मैं अपनी माँ से क्या कहूँ? डॉली ने पूछा। कह देना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। वे पूछेंगी क्यों? किसी आईटीएन में मीन मेख निकलना बड़ा आसान है। कह देना कि मैं गीक, बोरिंग, लेक्चरर वगैरह वगैरह हूँ। वे सब यह सब नहीं समझेंगी। डॉली ने कहा। ओके, तो उन्हें यह कह दो कि क्रिस बैंक में जॉब नहीं करना चाहता। कुछ ही सालों बाद लेखक बनने के लिए जॉब छोड़ देगा। लेखक? हाँ, तुम तो मेरे लिए बहुत हाई फाई हो। जैसे ही हम घर पहुंचे उसने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 13वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब हम सुनेंगे इस उपन्यास के अगले भाग अर्थात 14वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने डॉली को ना कह दिया, माँ ने कहा। इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। वे 3 दिन में 20 बार यह बात कह चुकी थी। पापा देर से घर आने वाले थे, इसलिए माँ ने अपनी बहन को लंच पर बुलाने का जोखिम उठा लिया था। कुछ भारतीय पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को खुश नहीं देख सकते, फिर भले ही उसे यह खुशी अपने भाई बहनों से मिलकर ही क्यों न मिल रही हो। पम्मी अगली गली में एक और घर खरीद रही हैं। उसने मुझे बताया कि यह उसकी बेटी के लिए है। शिप्रा मौसी ने माँ के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा। माँ ने निराशा से सिर झुका लिया। तुम फिर से वही गलती दोहरा रही हो। तुमने शादी के लिए एक आर्मी व्यक्ति को चुना था। तुम्हारा कहना था कि आर्मी वाले कुर्बानी देना जानते हैं, लेकिन हम देख चुके हैं कि वे कितने कुर्बानी दे सकते हैं। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुख और गरीबी में गुजारी है। माँ ने अपनी बड़ी बहन की बातें सुनकर सिर हिला दिया। शिप्रा मासी की शादी एक समृद्ध व्यक्ति से हुई थी। उनके पति सैनिटरी फिटिंग का बिजनेस करते थे और टॉयलेट्स बना बनाकर उन्होंने खूब पैसा कमाया। मेरी माँ ने गुड़, शिक्षा, काम की प्रकृति जैसी स्टूपिड बातों को प्राथमिकता देते हुए पापा से विवाह किया था और नतीजे में उन्हें केवल दुख ही मिला। शिप्रा मासी का मानना था कि मैं भी एक ऐसी ही भूल करने जा रहा हूँ। वह मद्रासन कितना कमाती है? शिप्रा मासी ने पूछा। डाली आती तो तुम्हारा घर भर जाता। आखिरी बार तुमने कोई नई चीज कब खरीदी थी? देखो,
तुम्हारी तो डाइनिंग टेबल के भी अस्थिपंजर ढीले हो रहे हैं। शिप्रा मासी ने सुझाया। क्या सोच रही हो? उन्होंने 1 मिनट रुक कर कहा। तुम्हें पता है पम्मी ने एक ऐसा फोन खरीदा है जिससे चलते फिरते भी बात हो सकती है। कार्डलेस? माँ ने कहा। नहीं, कार्डलेस नहीं, एक नया फोन जिसकी कीमत 20,000 रुपये है। तुम उसे चाहो तो दिल्ली में कहीं भी ले जा सकती हो। जरा मुझे वो अचार देना, शिप्रा मौसी ने कहा। वह झटपट खाने लगी ताकि बातचीत करने में जाया हुए वक्त की भरपाई की जा सके। भारत में हाल में ही सेल फोन का आगमन हुआ था। 1 मिनट के टॉक टाइम का खर्च 1 लीटर पेट्रोल से भी अधिक था। कहने की जरूरत नहीं, दिल्ली के पंजाबियों के लिए सेल फोन शान शौकत दिखाने का एक और खिलौना बन गया था। और ये लेखक बनने वाली बात का क्या मतलब है? डाली कह रही थी कि तुम लेखक बनने के लिए बैंक की जॉब भी छोड़ देना चाहते हो क्या? माँ का दिल धक से रह गया। अभी नहीं, वक्त आने पर, जब मैं अपने लिए थोड़ा पैसा भी बचा लूंगा, मैंने कहा और किचन में जाने के लिए अपनी प्लेट उठा ली। बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने का यही नतीजा होता है, मासी ने कहा। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि यह लेखक बनने की मुराद भी पाले हुए है। यह नया रोग कब से लगा? मेरे किचन से लौटते ही माँ ने पूछा। हो न हो यह बीमारी उस साउथ इंडियन लड़की की दी हुई हो। वे लोग किताबों को बहुत पसंद करते हैं, शिप्रा मौसी ने कहा। मैंने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। उसकी टांगें फिर लड़खड़ा गईं। शायद हमें इसकी जगह एक नई टेबल ले लेनी चाहिए। लेखक बनने का विचार मेरा खुद का है, यह किसी ने मेरे दिमाग में नहीं डाला। वैसे भी शिप्रा मौसी, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जरा देखो तो, लगता है उन काले कलूटे लोगों ने इस पर काला जादू कर दिया है, शिप्रा मौसी ने कहा। बेवकूफ़ मत बनो कविता। जाकर पम्मी से कह दो कि यह सिटी बैंक में ही काम करेगा और खूब पैसा कमाएगा। जरा इसकी सही कीमत वसूलो। मैंने सभी को घूर कर देखा। लिविंग रूम में रखे सोफे तक गया और अखबार उठा लिया। मैट्रिमोनियल पेज खुला था। मैंने खिन्न होकर उसे फेंक दिया। चलो कुछ एडुकेटेड लड़कियां तलाशते हैं। तुम एजुकेटेड लड़कियां देखना चाहोगे? माँ ने मुझे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं एक एजुकेटेड लड़की को पसंद कर चुका हूँ। उसके पास जॉब है, वह सुंदर है, सभ्य है, मेहनती और निष्ठावान है। आपकी प्रॉब्लम क्या है बेटा? शिप्रा मौसी ने कहा। उनका स्वर अब जरा कोमल पड़ गया था। यह सब ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी शादी एक मद्रासी लड़की से कैसे कर दें? कल से तुम्हारे कजिन किसी गुजराती लड़की से शादी करना चाहेंगे या असमिया? माँ ने कहा। हे भगवान, शिप्रा मौसी ने कहा। तो क्या हुआ? क्या ये सभी भारतीय नहीं हैं? क्या वे अच्छे इंसान नहीं हो सकते? मैंने कहा। शिप्रा मासी मेरी माँ की ओर मुड़ी। तुम्हारा बेटा अब हाथ से जा चुका है, माफ़ करना, लेकिन अब यह जयललिता का बेटा हो गया है। दरवाजे की घंटी 2 बार बजी। पापा वक्त से पहले घर आ गए थे। घर में खलबली मच गई। हालांकि मैंने कभी अपने पिता के घर आने पर उनका स्वागत नहीं किया, लेकिन इस बार मैं इसलिए खुश था क्योंकि उनके आने का मतलब था कि शिप्रा मासी को अब जाना पड़ेगा। हेलो जीजा जी, पापा के भीतर घुसते ही शिप्रा मासी ने कहा। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फर्श से अखबार उठाया और उसे फोल्ड कर दिया। मैंने कहा हेलो जीजा जी, शिप्रा मासी ने कहा और मुस्कुरा दी। वे आसानी से हार नहीं मानने वालों में थी। मुझे आपकी हेलो से ज़्यादा गुड बाय अच्छी लगती है, पापा ने जवाब दिया। घटिया हरकत करने में उनसे कोई जीत नहीं सकता था। मुझे मेरी बहन ने बुलाया था, शिप्रा मासी ने कहा। फालतू लोग फालतू लोगों को मिलने बुला लेते हैं, पापा ने कहा। शिप्रा मासी माँ की ओर मुड़ी। मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई। इन्हें केवल तुम बर्दाश्त कर सकती हो। तुम्हारा जिंदगी का सबसे खराब फैसला, शिप्रा मासी ने बड़बड़ाते हुए कहा। वे जाने के लिए अपना हैंडबैग पैक कर रही थी। यदि तुम हमारे घरेलू मामलों में दखल न दो तो अच्छा होगा, पापा ने कहा और उन्हें भूरा बैग थमा दिया। इस बैग में मिठाइयाँ थी जो शिप्रा मासी हमारे लिए लाई थीं। दोनों ने एक दूसरे को तीखी निगाहों से देखा। इसे अपने साथ ले जाओ, नहीं तो मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूंगा, पापा ने कहा। मैं पापा से बहस करने को उठ खड़ा हुआ, लेकिन माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। शिप्रा मासी दरवाजे तक पहुंची। मैं भी उनके साथ दरवाजे तक गया। फिर मैंने झुककर उनके पैर छू लिए, सम्मान के कारण नहीं बल्कि प्रथा के कारण। बेटा, अपनी माँ जैसी गलती मत करना। एक अच्छी पंजाबी लड़की से शादी कर लो, इससे पहले कि सब लोगों को तुम्हारे पापा के बारे में पता चल जाए।
डॉली अच्छी लड़की है। पापा के कान उनकी जुबान की तरह तेज थे। ये क्या चल रहा है? कौन है डॉली? उन्होंने चीख कर पूछा। शिप्रा मौसी ने दरवाज़ा बंद किया और चली गईं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम इसके लिए लड़कियां देख रही हो? पापा ने माँ से जवाब की मांग की। माँ चुप रही। तुम लड़की देखने गए थे? हाँ, मैंने कहा। पापा को गुस्से में तमतमाते देख मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि मैं डॉली को देखने गया था। मैं तुम्हें, उन्होंने चीखते हुए माँ पर अपना हाथ उठाया। ऐसी कोई हरकत करने के बारे में भूल कर भी मत सोचना। मैं उनके करीब आ गया। इस घर में सारे फैसले मैं लेता हूँ, पापा ने कहा। उन्होंने क्रिस्टल ग्लास उठाया और उसे फर्श पर पटक दिया। आखिर उन्हें किसी न किसी पर तो अपना गुस्सा निकालना ही था। हाँ, आपको देखकर लगता है कि आप इतने मैच्योर तो हैं ही कि फैसले ले सकें, मैंने कहा और किचन में चला गया। नंगे पैर मत चलो, माँ ने कहा। फिर वे झुकीं और टूटे हुए कांच की किरचें चुनने लगीं। मेरे भीतर गुस्सा उभर आया, केवल पापा पर ही नहीं बल्कि माँ पर भी। जो कुछ हुआ उसे वे इतनी आसानी से भुलाकर आखिर चुपचाप फर्श की सफाई कैसे कर सकती थी? पता नहीं मैं इस घर में क्यों चला आया, पापा ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा। बास्टर्ड, जुबान संभाल के। वह मुझ पर ऐसे चिल्लाए जैसे 10 साल पहले फौज के जवानों पर चिल्लाते थे। क्रिस, दूसरे कमरे में जाओ, माँ ने कहा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यह पागल इंसान यहाँ से नहीं चला जाता, मैंने कहा। यह मेरी औलाद नहीं हो सकता। कोई भी अपने बाप से इस तरह बात नहीं करता है और कोई भी बाप इस तरह बिहेव नहीं करता है, मैंने कहा। माँ ने मुझे बेडरूम की ओर धकेल दिया। पापा ने इस उम्मीद में इधर उधर देखा कि उन्हें तोड़ने के लिए एक और चीज़ या चिल्लाने के लिए एक और वजह मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे मुड़े और जोर से दरवाज़ा लगाकर बाहर चले गए। उनके जाते ही पूरे घर ने राहत की सांस ली। लिविंग रूम को ठीक से जमा कर माँ मेरे कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उनकी ओर नहीं देखा। उन्होंने मेरी ठोड़ी पकड़ी और मेरे चेहरे को उनकी ओर घुमा दिया। पापा यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें ऐसा करने देती हैं। आपको उनके सामने फर्श साफ करने की क्या जरूरत थी? मैंने नाराज होते हुए कहा। क्योंकि वे शीशे का दूसरा सामान भी तोड़ देंगे और हमारे पास मेहमानों के लिए कुछ नहीं बचेगा, माँ ने कहा। चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। मैंने माँ की ओर देखा। एक आंसू उनकी आंखों से लुढ़क पड़ा। मुझे लगा मेरी आंखें भी नम हो गई हैं। तुम्हें अब उनसे दूर हो जाना चाहिए, मैंने कुछ देर बाद कहा। हम अब जरा शांत हो गए थे। ये इतना आसान नहीं है, उन्होंने कहा। अब मैं कमाने वाला हो गया हूँ, मैंने कहा। मैं ठीक हूँ। 90% वक्त तो वे घर पर रहते ही नहीं। वह आर्मी में चले जाते हैं या अपने पार्टनरों से मिलने जाते हैं, जिनके साथ वे अपनी बिजनेस की योजनाओं पर बात करते हैं। क्या? जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसी, मैंने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन वो तो पहली मुलाकात में ही कस्टमर से झगड़ा मोल लेते हैं। कस्टमर सुरक्षित तो नहीं महसूस करते होंगे, माँ ने कहा। मैं हंस पड़ा। मैं उन्हें हैंडल कर सकती हूँ, बस तुम ही उनसे उलझ जाते हो, माँ ने कहा। शुरुआत वे करते हैं। शिप्रा मासी की बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? वे अब नहीं बदलेंगे। अब तो शिप्रा भी आदी हो चुकी है। मुझे इस बात की चिंता है कि अगर तुम दिल्ली में जॉब करोगे तो उनके साथ कैसे रहोगे। शायद तुम्हें कंपनी द्वारा दिए गए फ्लैट में रहना पड़े, या यह भी संभव है कि दिल्ली में जॉब ही न करूं। क्या कह रहे हो? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? पता नहीं माँ। मैं केवल सिटी बैंक को अपनी चॉइस बता सकता हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं। फिर 2 साल बाद कहीं और पोस्टिंग कर दी जाती है। तुमने दिल्ली को ही चुना है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली में रहने और दिन में पंजाबी लड़कियों और रात में पापा से 2-4 होने का विचार मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। जहाँ भी मैं जाऊँ तुम भी मेरे साथ चलो, मैंने कहा। लेकिन कहाँ? मैं दिल्ली नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे सभी सगे संबंधी यही हैं। तुम दिन भर दफ्तर में रहोगे, मैं नए शहर में अकेली क्या करूँगी? मैं चेन्नई जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। हे प्रभु! माँ का मूड पल भर में बदल गया। वे उठ बैठी। तुम्हारे पापा से भी ज़्यादा मुश्किल है तुम्हें हैंडल करना। तुम पागल हो गए हो। नहीं, मैं अनन्या को पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी रिलेशनशिप और आगे बढ़े। तो मद्रासी बन जाओगे? मैं कुछ नहीं बनूंगा। मैं वहीं केवल रहने जा रहा हूँ। वैसे भी सिटी बैंक हर दूसरे साल ट्रांसफ़र कर देती है। मुझे किसी ज्योतिषी से मिलना चाहिए। पता नहीं तुम पर कौन सी दशा चल रही है। दशा नहीं, मैं किसी से प्यार करता हूँ।
प्यार व्यार कुछ नहीं होता बेटा। माँ ने मेरे गाल को थपथपाया और कमरे से बाहर चली गई। मैंने आखिरी तारीख तक सिटी बैंक का फॉर्म सबमिट नहीं किया। मेरा पेन बार बार लोकेशंस प्रेफरेंस वाले कॉलम तक जाकर रुक जाता था। वहां 3 विकल्प दिए गए थे, लेकिन मैं उसे भर नहीं पा रहा था। तुमने फॉर्म भेज दिया? अनन्या ने फोन पर पूछा। जल्द ही भेज दूंगा, लगभग तैयार है, मैंने कहा। आर यू क्रेजी? आज आखिरी तारीख है। तुमने चेन्नई ही लिखा है ना? हाँ, मैंने कहा और फोन रख दिया। मैंने फार्म पर आखिरी बार निगाह डाली, फिर मैंने सिर उठाकर भगवान की ओर देखा और उनसे प्रार्थना की कि वे मेरी प्रेम कहानी का कुछ फैसला करें। मैंने फार्म पर भर दिया, लोकेशन प्रेफरेंस चेन्नई या दिल्ली इक्वल प्रेफरेंस। मैंने फार्म को सीलबंद किया और उसे बैंक ब्रांच में डाल आया। बिस्तर में जाकर मैं अनन्या का पत्र पढ़ने लगा। यह पत्र मुझे पिछले हफ्ते मिला था, लेकिन मैं इसे रोज सोने से पहले पढ़ता था। हेलो मेरे पंजाबी शेर, मुझे मिस किया? मैं तो तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं मिस करती हूँ प्यार से एक दूसरे में सिमट जाना, कैंपस में चहलकदमी करना, साथ साथ पढ़ना और फिर आधी रात के बाद चाय पीने जाना। मैं बहुत मिस करती हूँ ब्रश करने के लिए सुबह सुबह अपने डॉर्म तक भाग कर जाना, तुम्हारे साथ 4 रास्ता पर पाव भाजी खाना, लाइब्रेरी में फुटसी खेलना बहुत याद आता है। क्लास में नजरें बचाकर एक दूसरे को निहारना, खराब ग्रेड्स मिलने पर मेरी आंखों से निकल आने वाले आंसुओं को तुम्हारे द्वारा पोंछना, मुझे हंसाने के लिए तुम्हारे द्वारा की जाने वाली हरकतें। मुझे याद आता है कि किस तरह तुम मेरे बालों के साथ खेलते थे और जब मैं आई लाइनर लगाती थी तो तुम किस तरह ध्यान से मुझे देखा करते थे। मुझे याद आता है, उफ, क्या क्या बताऊं, बस इतना समझ जाओ कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। मैं ठीक हूँ। माँ हमेशा की तरह चिकती चिल्लाती रहती हैं, पापा हमेशा की तरह शांत रहते हैं, मेरे भाई के साथ हमेशा की तरह फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ की कोई किताब रहती है। दूसरे शब्दों में सब कुछ नॉर्मल है। मैंने एक बार फिर मम्मी के सामने तुम्हारा जिक्र किया था। उन्होंने घर पर एक पुजारी को बुलवाया है और उसने मुझे एक ऐसा ताबीज दिया जिसे पहनकर मैं तुम्हें भूल जाऊं। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें लेकर इस तरह रिएक्ट करेंगे। खैर, तुम्हें भूलने के लिए महज एक ताबीज काफ़ी नहीं है। फिर भी मैंने उसे मरीना बीच पर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद से मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम चेन्नई आओगे और उनका दिल जीत लोगे, जैसे तुमने मेरा दिल जीत लिया था। बाय माय लव, अनन्या। पोस्ट स्क्रिप्ट, अरे हाँ, मैंने बताया ही नहीं, मैं अतरंग संबंधों को भी मिस करती हूँ। मैंने पत्र को 10 बार पढ़ा और आखिरी वाक्य को तो मैंने 100 बार पढ़ा होगा। मैं ठीक उसी समय उसके पास चला जाना चाहता था। मैंने महसूस किया कि मैं फार्म में बड़ी आसानी से चेन्नई लिख सकता था, लेकिन मैं परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी और अपराध बोध की किन्हीं धुंधली भावनाओं के कारण अपनी लव लाइफ के साथ एक और खेल खेलता आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि कहीं सिटी बैंक को दिल्ली में ज़्यादा लोगों की जरूरत तो नहीं होगी। आखिर किसी तमिल की तुलना में किसी पंजाबी द्वारा विदेशी बैंक खाता खुलवाने की संभावना ज़्यादा ही है, और चूंकि मैं पंजाबी हूँ इसलिए वे मुझे दिल्ली में प्लेस कर सकते हैं। मुझे लगा जैसे मेरे भीतर से कोई तीखी सी आवाज़ आई हो। मैं अनन्या के पत्र को फिर पढ़ने लगा और तब तक पढ़ता रहा जब तक कि मेरी आंखें नहीं लग गई। 1 हफ्ते बाद घर पर मेरे लिए एक कॉल आया। माँ ने फ़ोन उठाया और मुझे कहा कि किसी लड़के का फ़ोन है जिसकी आवाज़ लड़कियों जैसी लगती है। हेलो, मैंने कहा। हाय क्रिस, इट्स देवेश फ्रॉम CTHR। ओह हाय देवेश, कैसे हो? गुड। मैंने तुम्हें बस तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट और लोकेशन बताने के लिए फ़ोन किया है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हाँ, मैंने कहा। मैं नर्वस भी था और एक्साइटेड भी। तो तुम्हें जून से शुरू करना है, ओके, और हम आपको चेन्नई में प्लेस कर रहे हैं। दिल्ली के आकाश में काल्पनिक आतिशबाजियां छूटने लगीं। जिंदगी में पहली बार मुझे देवेश, HR डिपार्टमेंट और सिटी बैंक के लिए सच्चे प्यार का आभास हुआ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 2 स्टेट्स उपन्यास जिसे लिखा है चेतन भगत ने के भाग 14 का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, मैं यहाँ बताता चलूँ
कि उपन्यास के भाग 12, 13 और 14 का जो भी घटनाक्रम है वह दिल्ली में घटित घटनाओं पर आधारित था। आगे के भाग में हम सुनेंगे कि जब क्रिस चेन्नई जाता है तब फिर वहाँ पर क्या क्या घटता है। यह जानने के लिए आप आगे की कड़ियों को सुनना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।